मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम स्वागत कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में आप श्री शशिकांत जी यादव। नमस्कार। आप भारत देश के बहुत बड़े कवि हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कैसी रही है आपकी कविता की अभी तक की जर्नी? 38 साल हो गए। हर दिन नया सफ़र है, हर दिन नए लोग हैं, हर दिन नए लोगों को नई कविताएं सुनानी है। और जीवन में जो तय किया था जन जागरण करने का, वो निरंतर चले वेती यात्रा चल रही है। जी, और माँ ताप्ती, पुण्य सलीला माँ ताप्ती की पवित्र नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ शिप्रा के तट से उठकर माँ ताप्ती के तट पर आया हूँ कविता सुनाने। पहले भी आया हूँ मुल्ताई, लेकिन अब की वर्षों के अंतराल के बाद आना हुआ है। हमने भाई साहब जहाँ तक देखा है कि भारत के एक निर्माण में युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और युवा शक्ति ही जो है, युवा विचार जो है, आगामी भारत के भविष्य की जो है नींव है। युवाओं के लिए भाई साहब ऐसी कोई दो लाइन, ऐसा आपका कोई देखिए, मार्गदर्शन? आज़ादी के आंदोलन को भी युवाओं ने ही नेतृत्व दिया था। चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, ये वो लोग थे जिनकी उम्र बिल्कुल कमसीन थी, जिन्हें उस उम्र में अपनी व्यक्तिगत गृहस्थी की चिंता करनी थी, उन्होंने देश की चिंता करी। वही परंपरा हमारे देश में चली आ रही है और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देश में उस समय पर रह रहे हैं जब विश्व का सबसे सर्वाधिक युवा देश अगर कोई है तो वो भारत है। तो निश्चित रूप से युवाओं की अपनी भूमिका है। मैंने आपको समय भी केवल आपकी उम्र देख के ही दिया है। अगर आप युवा नहीं होते तो मैं आपको कभी भी इंटरव्यू के लिए बहुत समय बहुत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तो साहब मेरा ऐसा मानना है कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है, क्षमा जलती है तो हथेली पर जान लिए मस्त होके जैसे परवाना चल देता है। सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है, वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। तो ये देश, ये दुनिया युवाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और आने वाला समय भारत का है और भारत का युवा और भारत के युवा से भारत को बहुत अपेक्षाएं हैं और उस पर हम सबको मिलकर खड़े उतरना है। और आपको ज़्यादा, मैं चूंकि आपसे डबल उम्र का हूँ इसलिए मेरी जिम्मेदारी कम है, आपकी ज़्यादा है। नहीं भाई साहब, आप लोग भी सब वैचारिक क्रांति आप लोगों ने भारत में कहीं ना कहीं लाई हुई है। आप लोगों के माध्यम से ही युवा एक अच्छे विचार से जुड़ता है और उसका अनुसरण करता है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बनती है और आप लोग उस जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से निर्वाह भी कर रहे हैं। पुनः भाई साहब आपका माँ ताप्ती, पुण्य सलीला माँ ताप्ती की नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा ताप्ती के तट पर आकर अपनी कविता सुनाने के लिए। और माँ ताप्ती से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि ये एक ऐतिहासिक नगरी है, क्रांतिकारियों का जिला है। आज़ादी के 500 से ज़्यादा सक्रिय क्रांतिकारी इस जिले से हुए हैं, जिसमें से 19 लोग शहीद हुए हैं। और आज़ादी के बाद भी जब जब भारतीय सेना को आवश्यकता लगी तो इस क्षेत्र के बेटों ने जाकर प्रतिनिधित्व किया है। मैं आज ताप्ती के तट पर अमर शहीद दीपक यादव को जरूर याद करना चाहूँगा अपने इस इंटरव्यू में, और उनकी धरती को, उनके ज़िले को और जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं सबको समग्रता के साथ प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मैं एक विषय और मेरे ध्यान में आता है, कहीं ना कहीं कविता का जो वैश्वीकरण हो रहा है एक बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं व्यापारीकरण हो रहा है। ये दो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के समांतर हैं और इसमें अंतर स्पष्ट करना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय में भी आप प्रकाश डालिए। देखिए, आने वाला जो दुनिया में हर क्षेत्र व्यावसायिकता की तरफ अग्रसर है। कला उससे अछूती नहीं और रहना भी नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कवि को, पत्रकार को झोला छाप रहना चाहिए, कमज़ोर रहना चाहिए आर्थिक रूप से? मैं ऐसा मानता हूं कि कलाकार को भी आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारा कलाकार, हमारा कवि, हमारा पत्रकार जितना मजबूत होगा उतना ही दृढ़ता के साथ वो समाज में अपनी बात रख पाएगा। अगर वो मजबूर होगा तो फिर अपनी बात रखने में थोड़ी सी उसको परेशानी आ सकती, क्योंकि दाल रोटी सबको चाहिए, तन पे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। हम सन्यासी लोग तो हैं नहीं, हम कोई वैसे भी लोग नहीं है कि हमें कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं हो। हमें समय पे भोजन चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने को एक सामान्य जीवन स्तर चाहिए। तो वो सब जुटाने के लिए अगर अर्थ का हम लोग सहारा लेते हैं और हमारी कला को व्यावसायिकता की तरफ मोड़ते हैं तो मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन व्यावसायिकता के साथ अपने वैचारिक प्रतिबद्धता, जी बिल्कुल वही, वैचारिक पवित्रता जी और वैचारिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी ईमानदारी के साथ होना चाहिए। उसमें किंचित मात्र भी बेईमानी मुझे स्वीकार्य नहीं है। चाहे मेरी प्राण चली जाए, चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले,
लेकिन हमारी प्रतिबद्धता और हमारी पवित्रता और हमारी ईमानदारी, हमारा समर्पण देश, समय, काल, परिस्थिति के लिए रहना चाहिए। भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कविताओं ने और साहित्य ने शुरू से ही जो है समाजों में एक अच्छे विचार प्रवाह का काम किया है। अभी का वर्तमान परिदृश्य कविताओं के मामले में किस प्रकार से है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। कविता की अपनी एक शाश्वत जिम्मेदारी है समाज के अंदर जागरण करना, समाज के नैतिक संस्कारों की अभिवृद्धि हो उसकी चिंता करना, और सत्ता सरकार में रहने वाले लोग जब समाज की चिंता कम कर दे तो उन्हें चैतन्य करना, ये कविता की जिम्मेदारी रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक जितने भी बड़े आंदोलन इस देश में खड़े हुए हैं, या मैं ये कहूँ कि जितने बड़े परिवर्तन हुए हैं, अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उसके आधार में केवल कविता और कवि ही मिलेंगे। आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक, चाहे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति हो, चाहे बाबा रामदेव का स्वदेशी का आंदोलन हो, और अभी सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है भगवान राम के मंदिर के निर्माण का संघर्ष 496 साल तक चला, 77 लड़ाई लड़ी हमने, और 77वीं लड़ाई के बाद इस बार विजयश्री का वर्ण किया और पिछले साल 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की स्थापना हुई। इसका भी समाज के अंदर जन जागरण अगर किसी ने किया ईमानदारी के साथ, साधु संतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, तो वो कवियों ने किया, उनकी कविताओं ने किया। गांव गांव ढानी ढानी हमने इस बात का संकल्प व्यक्त किया था कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, अरे हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। क्या बात है भाई साहब। तो लोग उसको आश्चर्य करते थे, लोग हमारी बातों को ताली बजाते थे, उत्साह पैदा होता था समाज के अंदर। तो देखिए उसकी अभिव्यक्ति हुई कि 22 जनवरी के दिन जिस धूमधाम से भगवान राम के मंदिर का स्थापना हुई, भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजे, तो ये बात सिद्ध हुई कि कविता अपना काम करती है। ऐसे तो भाई साहब बहुत साहित्यकार अपने भारत शुरू से ही बहुत धनी धरती है, तमाम साहित्यकार यहाँ पर हुए हैं। ऐसे कौन साहित्यकार हैं, ऐसे कौन कवि हैं जो आपको भी प्रभावित करते हैं? देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित होकर ही उस क्षेत्र में आता है। जैसे आप पत्रकारिता में आए तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी पत्रकार को सुनकर, कोई वक्ता को सुनकर, किसी विचार से प्रभावित होकर पत्रकार बने होंगे। ऐसे ही हम लोगों के जीवन में भी होता है। कलाकार जो बंसी बांसुरी वादक बनता है तो उसको बांसुरी अच्छी लगती है, जो तबला वादक बनता है उसको तबला अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं भी मेरे माता पिता के साथ कवि सम्मेलन सुनने जाता था जी। और अग्रिम पंक्ति का श्रोता था। माँ की गोद में बैठकर कविता सुनता था। माँ की गोद में बैठकर कविता सुनते सुनते कब मेरे अंदर उतर गई ये मुझे भी पता नहीं लगा। और 12 साल की उम्र से मैंने कविता की यात्रा शुरू की है, जो अनवरत आज 51 साल की उम्र हो गई है मेरी यात्रा जारी है। 38 साल मुझे लगातार मंच पर हो गए हैं। जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी था मेरे मन में काफ़ी दिनों से था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत देश के बहुत अच्छे कवि हुए हैं, भारत का नेतृत्व भी किया है उन्होंने। उनके विचार आज भी भारत में प्रभावित हो रहे हैं, पहले कविता के माध्यम से हुए। एक ऐसी नींव, एक रचना वो रख के गए हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर खड़ा करके गए हैं जिसके ऊपर भारत। तो उस समय में आपको कुछ अंतर लगता है या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो सुधारनी चाहिए, या वो विचार हैं या अब नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर समय काल परिस्थिति में उस युग के वक्ता, प्रवक्ता, कवि, संत, महात्मा, विचारक, सुधारक पैदा होते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। समय अपनी यात्रा तय करता है। हर कालांतर के बाद एक समय ऐसा आता है जब हमको लगता है कि अरे पिछला समय ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आने वाला समय बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से आधार तो वही है जो हमारे पूर्वज रख के गए हैं। अटल जी से पहले भी जिन लोगों ने विचार का आधार रखा तो उसका आधार बनाकर अटल जी ने अपना विचार रखा, और अटल जी के विचार को आधार बनाकर अब हमारी पीढ़ी एक नया विचार रख रही है। कल हम जब कालांतर में, अतीत में, भूतकाल हो जाएंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हम में से जो अच्छे लोग हैं उनके अच्छे विचारों को आधार बना के आगे बढ़ेगी। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, एक निरंतर यात्रा है। इसको अनवरत जारी रखना ही हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम ये तय नहीं कर सकते कि वो अच्छा था ये बुरा है, ऐसा नहीं है। वो युग उनके हिसाब से था, आज का युग हमारे हिसाब से है। उनके समय में उनकी चुनौतियां थी, समय काल परिस्थिति की। हमारे कालखंड में, आपके कालखंड में हमारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां तब भी थी, चुनौतियां आज भी हैं। तब भी वो लोग संघर्ष करके आगे बढ़े थे।